दिल्ली क्राइम कैपिटल क्यों बन गई है? दिल्ली पुलिस का खौफ आखिर अपराधियों को क्यों नहीं है? क्यों बात बात पर दिल्ली में मर्डर हो जाते हैं? और ऐसी एक वारदात से पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया है। दिल्ली में दिन दहाड़े मर्डर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सफाई कर्मचारी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। अनिल नाम के सफाई कर्मी की हत्या करने के बाद हत्यारा आराम से वहां चला जाता है। यह वारदात कल्याणपुर इलाके की है, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों में भारी गुस्सा है। इस वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि दिन दहाड़े किस तरह से सरेआम इस सफाई कर्मचारी की हत्या कर दी गई। उसके पास से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन कोई खौफ के मारे रोक नहीं पा रहा है। और सोचिए कि जिसने हत्या की है उसको डर भी नहीं है कि उसने एक व्यक्ति की जान ले ली। दिल्ली को दहलाने वाली इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। अनिल नाम का यह कर्मचारी कचरा उठा रहा था, तभी पीली टी शर्ट और हाफ पैंट पहना यह शख्स उसके करीब पहुंचता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू नजर आएगा। देखिए, बड़ा सा चाकू है। वो अनिल से कुछ बात करता है, उसे लात घूंसे से मारता है। फिर ये हत्या अनिल की गले पर चाकू से वार से करता है। यानी कि जो हत्या करने के लिए, देखिए, चाकू से उसने उसके ऊपर वार किया, चाकू फिर से उठाया और इसके सामने से देखिए लोग निकलते हुए जा रहे हैं, लेकिन अनिल की मदद करने के लिए कोई नहीं आया। और जो ये कर रहा है, जिस वारदात को अंजाम दे रहा है, उसको जरा सा भी खौफ नहीं है। ये देखिए कितनी बेरहमी से उसने उसके पेट में चाकू से वार कर दिया। और उसके अंदर इतना भी खौफ नहीं है कि लोग उसे देख रहे हैं, पहचान रहे हैं और उसको पुलिस पकड़ सकती है। अब उसी का नतीजा यह है कि लोगों के अंदर गुस्सा है, खासतौर पे जो सफाई कर्मचारी हैं, कि उनके एक साथी की इस तरह से दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अनिल के हत्यारे का एनकाउंटर करने की अब मांग तेज हो गई है। अनिल के घर वालों ने आरोपी का एनकाउंटर करने की मांग की है। सफाई कर्मचारियों ने आरोपी का एनकाउंटर होने तक सफाई का काम बंद रखने का अल्टीमेटम भी दिया है। दिल्ली के कल्याणपुरी में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर एक 26 साल के युवक अनिल की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। ये सफाई कर्मचारी था और अपने काम को करने के लिए आज सुबह वो बाहर आया था। उसी वक्त जो सीसीटीवी सामने आया है उसमें भी नजर आ रहा है किस तरह से उसको चाकू से गोद दिया गया। उसके बाद से ही लोगों में गुस्सा है। तमाम जो सफाई कर्मचारी है इलाके के, उन्होंने अपनी गाड़ियों को खड़ा कर दिया है। इनका ये कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा अनिल को, ये कोई काम नहीं करेंगे। ये कल्याणपुरी का लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल है, जिसके बाहर तमाम जो लोग हैं वो जमा है। यहाँ पर उनके शव को अनिल के लाया गया है और परिवार के जो सदस्य हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। 26 साल की उम्र बताई जा रही है अनिल की, जिनकी चाकू से गोदकर हत्या की गई है। उसके बाद से ही पुलिस से भी डिमांड की जा रही है, बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर, कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। कई तरह की और भी डिमांड उनकी है। परिवार के कुछ सदस्य हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि रो रो कर बुरा हाल है पूरे परिवार का। कुछ क्या आप भाभी लगती है? भाभी है ये? भाभी पता नहीं चल पाए वो कौन थे जिसने? हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। हमें तो सिर्फ इतना पता कि क्या कहते हैं, जो भी हुआ काम पे वो हम तो तुरंत भागे। हम तब भैया की शक्ल भी नहीं देख पाए। जितने हमारे भैया को मारा है उसको भी मौत मिलनी चाहिए। बस हम क्या कर रहे हैं, हमारा तो सब कुछ चला गया। हम तो रह कहीं के नहीं रह गए। शादी के बारे में कितने सपने देखे थे। अभी छोटी बहन है कि उसकी शादी लगी करनी थी, हम सबके सारे सपने छोड़ हो गए। और दिल्ली में दिन दहाड़े मर्डर को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। आपके विधायक कुलदीप कुमार ने आंदोलन का अल्टीमेटम दे दिया है। कहा है कि जब तक आरोपी का एनकाउंटर नहीं होता है तब तक कोई भी सफाई कर्मचारी सफाई का काम नहीं करेगा। दिल्ली में एक भी टिप्पर नहीं उठेगा। कल्याणपुरी इलाके में अनिल नाम के सफाई कर्मी की हत्या को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी अब दिल्ली पुलिस पर भी हमलावर है। दिल्ली में क्या अभी तक हो पाया है, क्या जानकारी मिल पाई है कि मर्डर हो गया यहाँ पर? दिल्ली देश की राजधानी में एक सफाई करने वाले सफाई कर्मचारी को खुलेआम कल्याणपुरी के अंदर चाकू मार के उसकी हत्या कर दी गई। आप सोचो, अपराधी के हाथ में इतनी बड़ी छुरी है, कितने हौसले बुलंद होंगे। उसको डर नहीं है पुलिस का, उसको डर ही नहीं है पुलिस का। और दिल्ली में उसमें नहीं, दिल्ली में डर ही नहीं बचा अपराधी में पुलिस का। उसको पता दिल्ली पुलिस कुछ करेगी नहीं, ले दे के मामला सेटल हो जाएगा।
उसको पता है ये बात। तो आज जिस तरह से उसकी हत्या की गई है उसकी हम निंदा करते हैं, और जब तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उस व्यक्ति अनिल को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक दिल्ली में कहीं भी कोई टिप्पर नहीं चलेगा, जब तक दिल्ली में कहीं भी कोई सफाई नहीं होगी, जब तक उसके परिवार को मुआवजा नहीं मिलेगा, उसके परिवार को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक उस व्यक्ति का जिसने उसके चाकू मार के उसका मर्डर किया है उसका एनकाउंटर नहीं होगा, जब तक दिल्ली में नहीं हो। क्योंकि ये लोग तो बेचारे घर परिवार से गरीब लोग हैं, ये तो कूड़ा उठाने आते हैं, इन पे पैसे भी नहीं है बेचारों के पास, ना इनके पास अगर इनका कोई काम भी नहीं मिलता दूसरा इसके अलावा, तो अगर ऐसे इनकी मर्डर होंगे तो इन्होंने सफाई कर ली इन्होंने तो फिर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से अनिल की हत्या की गई। ये कल्याणपुरी में हुई है घटना। ये देखिए, चाकू लेके पीले टी शर्ट वाला ये व्यक्ति अनिल को मारता है और उसके बाद सबके सामने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर देता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रजा जुड़ गए हैं। शोएब, पहली चीज तो यही है कि जिस जगह पे यह घटना हुई है वो जगह अनिल के घर से कितनी दूर है जहां पर हत्या की गई है अनिल की, और दूसरी बात यह है कि क्या अभी तक पुलिस से या किसी ने इस व्यक्ति को पहचाना है जिसने हमला किया था, जिसने हत्या की है अनिल की? देखिए अमित, पुलिस की तरफ से तो अभी कोई जानकारी नहीं दी गई। उनकी तरफ से कहा जा रहा है, अभी कुछ देर पहले डीसीपी आए थे तो ये कहा गया कि वो जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं अस्पताल में, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल है कल्याणपुरी का, यहां से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है वो जगह जहां पर हत्या की गई। और चूंकि शव को यहाँ पर लाया गया है, उसके बाद से ही तमाम जो सफाई कर्मचारी है वो यहाँ पर जमा है। और कुलदीप आपको नजर आ रहे होंगे, आम आदमी पार्टी के विधायक, वो यहाँ पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। और जो अनिल के जो पेरेंट्स हैं, उनके जो घर के लोग हैं, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से अब जो सफाई कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुंचने लगे हैं, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अब जो मांगे हैं वो मुआवजे को लेकर है, नौकरी को लेकर है और आरोपी के एनकाउंटर को लेकर है। कुछ लोगों से जो परिवार के सदस्य हैं उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो माहौल है उसको लेकर अब पुलिस पर तो सवाल है ही कि लगातार जो हत्याएं हैं वो मर्डर यहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन दूसरे भी तरीके से देखिए, परिवार के जो लोग हैं, ये बहन है, ये बहन है, आप अनिल की बहन है जी। क्या बताया पुलिस ने अभी तक, क्या क्या आरोपी? कुछ नहीं बताया अभी, बस हमें बस जो भी हमने देखा है कि वो बस ऐसे मार दिया आके चाकू, और कोई इंसाफ नहीं हुआ अभी तक। मुझे बस इंसाफ चाहिए, बस मैं कुछ नहीं जानती। क्या होना चाहिए? चाहते जैसे उसको मारा गया है वैसे उसको उठा के बंद किया जाए, मार दिया जाए जान से। अकाउंट पता नहीं पता कुछ भी, ये तो पुलिस का काम है ना करना पता। हमारा घर वाले भी तड़पे, उनको पता चलना चाहिए क्या होता है इंसान, क्या हो रही है। लड़का काम पे निकल रहा है, क्या वाला काम है, घर को पूरा संभालने वाला वही था और कोई नहीं है। भाई उसका भाई है। हाँ, उस बच्चा घर से निकला, उसको लेके आए, बहन के लिए रिश्ता देख रहे हैं। अब आगे भी उसके बहन के लिए, हाँ उसके लिए भी चला। मेरे पिताजी राजमिस्त्री काम करते, वो किस तरह घर का लाना पोषण करते, उसको किसी तरह लगवाया अभी ड्यूटी पे कि चल अभी कर ले। पहले कहीं और काम करता था, उसके बाद 1 साल से यहाँ MCD में काम कर रहा है। और पता लगा घर से आज निकला है, अभी एक हफ्ते पहले कहीं घूमने भी गया था, वहाँ से आया छुट्टी लेके, फिर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करके 1 हफ्ते ड्यूटी कर रहा था, घर से निकला होगा। फिर यहाँ जिस तरह वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वो बंदा हाथ भी नहीं उठा रहा है। देखिए सर, अपने बचाव के लिए बंदा पीछे चाकू निकालता है, सीधा मार देता है, वहाँ सीधा आ रहा है उस पर, कोई सेफ्टी नहीं, कोई कुछ नहीं। बताया कभी अनिल ने? नहीं सर, नहीं रंजित है ही नहीं, ऐसे है ही नहीं। आप गली में ही पता कर सकते हैं, कहीं पे भी उसके बारे में बंदा बहुत सीधा है। ये देखिए हमारी आंटी है पड़ोस में, किसी भी उनसे ही पता करिए लड़का कैसे, इनके MCD के डिपार्टमेंट भाई लोग बता देंगे, ये MCD के वार्ड, इनसे पूछ लो लड़का कैसा था, पूछिए आप। भाई वो बहुत शरीफ बच्चा था, वो बहुत ज्यादा शरीफ बच्चा था, उसका कोई कसूर नहीं है। वो अपना काम करके हाथ धोने गया था, इतने पीछे बंदा आता है, चाकू निकाल के चाकू मार देता उसमें। जो चाकूबाजी की घटना है इन इलाकों में वो बहुत ज्यादा बड़ी है। पिछले कुछ अच्छा शोएब, जो उनके MCD के साथ जो साथी है उनसे जरा ये पूछिएगा कि जो घटना हुई है जहां पर अनिल को चाकू मारा गया है, जिस जगह पे जिसकी तस्वीर हम देख रहे हैं, वो जगह अनिल के घर से कितनी दूर है, या फिर जहां पर आप मौजूद है वहां से कितनी दूर है? अच्छा ये बताएं कि जो जहां अनिल को चाकू मारा गया, आपके घर से कितनी दूर है वो? सर मैं पहले यहाँ रहता था, लेकिन मेरी IDF दिल्ली की, मैं दिल्ली गाजियाबाद में रहता हूँ। खोड़ा। अनिल कहाँ रहता था? खोड़ा में। खोड़ा से यहाँ जॉब करते थे, वो जॉब यहाँ करता था MCD के अंदर। तो खोड़ा से सुबह वो यहाँ आए थे? हाँ, जॉब के लिए निकला था, हमने जॉब करा यहाँ पर। अच्छा, आपका घर यहाँ है? नहीं, खोड़ा कॉलोनी में है। हाँ, ID मेरी यहाँ की भी है, दिल्ली की भी है। हाँ, पहले मैं यहीं रहता था।
पहले हम सब यहीं रहते थे 36 ब्लॉक देखिए अब कुलदीप जो है चूंकि यहाँ पर है और बहुत सारे लोग भी हैं। कुलदीप भाई, हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, सब जगह से आप कह रहे हैं कि कर्मचारी यहाँ पर आ जाएं। बिल्कुल, हमने दिल्ली के सभी कर्मचारियों को कॉल दी है, चाहे वो ऑटो टिप्पर चलाता हो, चाहे वो खत्ते पे काम करता हो, चाहे वो पक्का कर्मचारी हो, चाहे कच्चा कर्मचारी हो। जिस तरह से इस कर्मचारी की, अनिल भाई की हत्या की गई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं पूछना चाहता हूं, ये जो कर्मचारी काम कर रहा है यही तो शोषण है ना। ना तो कंपनी उनको पैसा देगी, ना एमसीडी उनको पूरा पैसा देगी, पैसा वापसी ले लेगी, उन पे गुंडागर्दी करेगी, और जब हत्या हो जाएगी तो उनका अधिकारी को मिलने भी उनसे यहाँ पर नहीं आएगा। हमारी ये स्पष्ट मांग है कि परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, और उसके साथ साथ उसके जो परिवार की मांग है जो यहाँ पर रखी जा रही है कि जो किया गया है उनके बच्चे के साथ यानी अनिल के साथ जो हुआ है वही हाल होना चाहिए उस आरोपी का जो इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है, अनिल को मारते हुए, चाकुओं से गोदते हुए। अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि शख्स को तलाशे जिसने बेखौफ कैमरे के सामने दिन दहाड़े बिना किसी खौफ के हत्या कर दी अनिल की। और जिस तरह से पूरा माहौल अब बना है, ये बड़ा एक सियासी बवाल भी आगे बन सकता है, क्योंकि जो कर्मचारी है यानी सफाई कर्मचारी है वो काम रोकने की अब बात कर रहे हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ चल रहे सीएम योगी के प्रहार की। मिलावटखोरों के खिलाफ सीएम योगी एक्शन मोड में आ गए हैं। सीएम योगी ने प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी करने का आदेश दे दिया है। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, घी, खोया, चीज सब बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही खाने पीने की चीजों में हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल करने वाले पर एफआईआर दर्ज होगी। दोषियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर कोई कंपनी मिलावटखोरी में पकड़ी जाती है तो उसका फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन तुरंत सस्पेंड होगा। यूपी में अब जिसने भी मिलावट करने की कोशिश की तो उसका हिसाब अब सीधे पुलिस करेगी। एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, घी, खोया, चीज सब बैन कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग का यह एक्शन यूपी में बड़े पैमाने पर मिलावटी खाने पीने के सामान के जब्त होने के बाद किया गया है। पिछले कुछ दिनों में खाद्य सुरक्षा विभाग को खाद्य तेल, रिफाइंड तेल, सोयाबीन ऑयल में मिलावट की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। सवाल यह है कि एनालॉग पनीर होता क्या है जिस पर यूपी सरकार ने बैन लगाया है। यह पाम ऑयल स्टार्च से तैयार किया जाता है। प्रोटीन के लिए सोया प्रोटीन या फिर मटर प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। स्वाद में डेयरी पनीर जैसा ही लगता है, देखने में भी असली पनीर जैसा होता है, लेकिन एनालॉग पनीर में जरूरी पोषक तत्व की वजह से ट्रांस फैट ज्यादा होते हैं। यह असली पनीर से काफी सस्ता मिलता है। कुल मिलाकर एनालॉग पनीर एक कृत्रिम सिंथेटिक पनीर है जिसे असली दूध के बजाय मुख्य रूप से वनस्पति ऑयल से तैयार किया जाता है। अब उत्तर प्रदेश में एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट पर बैन लगाने वाला यह 5वां राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात की सरकार पहले ही एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन को बिक्री, डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों पर बैन लगा चुकी है। दरअसल इन राज्यों में कई जगह पर इसे डेयरी पनीर बताकर बेचा जा रहा था। इससे उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी हो रही थी। कुछ मामलों में तो इसकी क्वालिटी, लेबलिंग और फूड सेफ्टी मानकों की अनदेखी भी हो रही थी। इसीलिए सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए यह कदम उठाया है ताकि उपभोक्ता यानी कि कस्टमर्स को सही जानकारी मिले, भ्रामक बिक्री पर रोक लगाई जा सके। FSSAI के मुताबिक एनालॉग पनीर नॉन डेयरी सब्स्टिट्यूट फूड कैटेगरी का हिस्सा है। यह एक तरह से पनीर का विकल्प है, लेकिन इसे डेयरी पनीर बताकर बेचा जाना फूड सेफ्टी के नियमों का उल्लंघन है और कस्टमर्स के साथ धोखा है। पिछले कुछ दिनों में यूपी के कई जिलों में भारी मात्रा में मिलावटी पनीर और घी बरामद हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि खाद्य सुरक्षा विभाग 24 स्पेशल टीमों के जरिए छापेमारी करे, जिसमें गाजियाबाद, मथुरा, सहारनपुर 3 जिलों से 7,686 किलो मिलावटी प्रोडक्ट बरामद करके उसे नष्ट किया गया। 2,131 किलो मिलावटी माल जब्त भी किया गया। इस मामले में 6 FIR भी दर्ज कर लिए गए। रेड के दौरान 25 यूनिटों पर कार्रवाई की गई, जबकि 3 यूनिट नॉन ऑपरेशनल मिले। जांच के दौरान पनीर बनाने में केमिकल इस्तेमाल होने के भी सबूत सामने आए हैं। जांच टीम ने छापेमारी के दौरान 72 सैंपल्स किए और उनको जांच के लिए लैब भेज दिया। वहीं मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट को जब्त करके उसे डंप कराया गया। और हमारे साथ संवाददाता रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इतना कड़ा स्टेप लेना पड़ा, इतना कड़ा कदम उठाना पड़ा?
अमित, ये समझने के जैसे ऐसे हम समझे कि हम कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं और हम शॉप पे जाते हैं और हम एनालॉग पनीर खरीदते हैं। तो अगर हम एनालॉग पनीर खरीद रहे हैं तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये पाम ऑयल या और ऑयल से बनाया गया है। लेकिन होता क्या है, क्योंकि एनालॉग पनीर बहुत सस्ता बन जाता है, इसलिए क्या गड़बड़ी हो रही है कि एनालॉग पनीर के नाम पर डेयरी पनीर बेच दे रहे हैं। अब जब वो सोयाबीन से बनाते हैं या ऑयल से बनाते हैं तो वो एनालॉग पनीर थोड़ा देखने में पीला पीला होता है। तो उसको वाइट करने के लिए मिलावटखोर क्या करते हैं कि उसमें आला डाल देते हैं। अब आला डाल देते हैं तो वो सफ़ेद हो जाता है, लेकिन तब भी थोड़ा धब्बेदार होता है। तो जैसे कपड़े को हम सफ़ेद करते हैं ना, तो उसमें टीनोपॉल, नील ये सब डालते हैं, तो ये जो एनालॉग पनीर है उसमें फिर ये सब डाल दिया जाता है। आप सोचिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड तक डाला जा रहा है उसमें कि वो देर तक प्रिजर्व रहे। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। हम खरीद रहे हैं ये समझ के कि ये दूध से बना पनीर है, जबकि वो दूध से बना पनीर नहीं है, वो एनालॉग पनीर है, यानी नॉन डेयरी प्रोडक्ट से बना हुआ पनीर है। तो ये जो गड़बड़ी हो रही है कि एनालॉग पनीर को डेयरी पनीर के डेयरी प्रोडक्ट के नाम से बेचा जा रहा है, उसमें तरह तरह के केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और उस पर सरकार ने बैन लगाया है कि इस तरह से अगर कोई मिलावट करके एनालॉग पनीर को डेयरी पनीर के नाम से बेचेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब क्योंकि ड्राइव, अब ये बैन है तो ड्राइव चलेगी। और आपने देखा कि अभी 14 तारीख को इतना एनालॉग पनीर और बाकी चीज़ें बरामद हुई हैं, तो FSDA का कहना है कि बड़े पैमाने पे खासतौर से वेस्टर्न यूपी में ये बहुत ज़्यादा बन रहा है। ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में लोग एनालॉग पनीर को डेयरी पनीर के नाम पर बेच रहे हैं और उसमें जानलेवा केमिकल डाल रहे हैं। और ये पनीर हम, आप सब, बच्चे सब, बूढ़े सब खा रहे हैं। उनके शरीर पे किस तरह का असर पड़ रहा होगा ये समझा जा सकता है, क्योंकि जो पनीर आप खा रहे हैं उसमें समझिए आला पड़ा है, उसमें आप समझिए टीनोपॉल पड़ा है, उसमें रिन पड़ा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड पड़े हैं और तरह तरह के केमिकल्स पड़े हैं उसको वाइट करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी शरीर को किस तरह का नुकसान कर रहा होगा वो, और क्या क्या बीमारियां हमको वो दे रहा होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह के पनीर पर रोक लगे और इसीलिए सरकार ने कार्रवाई की है। जाहिर सी बात है रुचि कि इसमें तो कस्टमर जो है, ग्राहक है, तो पता ही नहीं कर सकता कि जो वो पनीर ले रहा है वाकई में वो शुद्ध पनीर है यानी, या फिर एनालॉग पनीर है जिसे केमिकल के जरिए बनाया गया, तैयार किया गया। ये सरकार का मुझे लगता है कि बहुत ही एक सही कदम जो उठाया गया है। और इसको लागू करने के लिए अब किस तरह से प्लानिंग तैयार की गई है और क्या मुख्यमंत्री खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं? देखिए, प्लानिंग तो यही है कि जगह जगह जैसा आपने देखा कि अभी गाजियाबाद, सहारनपुर में छापे पड़े, तो इसी तरह से छापे डाले जाएंगे। जो एनालॉग पनीर बिक रहा है उसकी जांच की जाएगी। और जब अगर छापे पड़ेंगे तो क्योंकि ये पनीर जहाँ भी बन रहा है, इस तरह का पनीर हो, मेवा वो खोया हो, इस तरह की चीज़ें हो, तो जब वहाँ पे उस फैक्ट्री में जाएंगे तो वहाँ तो सब केमिकल्स, आपने देखा कि यहाँ सारे केमिकल्स मिले हैं उस स्पॉट पे। तो जब छापे ज़्यादा पड़ेंगे और लोगों के खिलाफ FIR होगी, कुछ लोग गिरफ्तार भी होंगे, जब लाखों रुपए का माल नष्ट कर दिया जाएगा, तो जाहिर है कि जो मिलावटखोर हैं, इस तरह का धंधा करने वाले लोग हैं, वो डरेंगे, उनके मन में दहशत होगी कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, हमारे खिलाफ मुकदमा हो सकता है, वो जेल भी जा सकते हैं। इस तरह का जब मन में डर आएगा तो ये काम जो मिलावटखोरी का है, जो जानलेवा भी हो सकता है, वो रुकेगा। जाहिर सी बात है कि एक तो है कि खौफ होना चाहिए जो इस तरह के काम को करते हैं, दूसरा है कि जो ग्राहक और लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है ताकि वो समझ पाए कि असली पनीर क्या है और ये एनालॉग केमिकल से बना हुआ पनीर क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक तरफ सीएम योगी मिलावटखोरों के खिलाफ फुल एक्शन मोड में है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव से पहले हर मुमकिन सियासी चाल चल रहे हैं। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव और पीडीए को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने चुनाव में गठबंधन को लेकर कहा, जो अभी सपा का गठबंधन है उसे और मजबूत करेंगे, समीकरण बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश ने कहा है कि हम अन्याय के खिलाफ लोगों के साथ हैं, पीड़ा बढ़ेगी तो पीडीए बढ़ेगा। अखिलेश यादव इस सोशल इंजीनियरिंग को 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए मजबूत आधार बता रहे हैं। को और मजबूत है और समीकरण बनाकर के चुनाव लड़ेंगे। और इधर तो सब लोग जुड़ रहे हैं पार्टी से जी, बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि पीडीए में आपका हर बार ए का मतलब बदल जाता है, ये आरोप लगती है, बता दीजिए। ये जो नासमझ लोग हैं, जानते ही नहीं। जी जी। पीडीए
पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी जिसमें आधी आबादी मुसलमान भाई। जी जी पंडित जी का शॉर्ट फॉर्म पीडी, जी। क्या गलत है इसमें बताओ जी ये क्या बात है भाई? अगर कोई अन्याय हो रहा है, जैसे बुलडोजर चल गया जी और माँ बेटी की जान चली गई, जी तो बताओ उनके साथ नहीं खड़े होंगे हम? नहीं गए थे जो आप। पीड़ा में है, जो दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, वो कोई हो, हम उसके साथ हैं। पीड़ा बढ़ेगी तो पीड़े बढ़ेगा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर भी हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की मौजूदा सरकार की नीतियों के कारण युवा, किसान, मजदूर और आम जनता परेशान है। अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा कि संविधान है तो स्वतंत्रता है, इसीलिए संविधान को बचाना है। बहुत बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने है। उत्तर प्रदेश को हम लोग ठीक कर लेंगे तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। हमारा आपसे यही निवेदन है, जब हम लोग स्वतंत्रता दिवस के दिन हम लोग एक हुए हैं और यहां पर बैठे हैं, तो संकल्प लें कि हम लोगों को समाज में भाईचारा लाना है, बंधु राष्ट्र लाना है, प्रेम बढ़ाना है, भाईचारा बढ़ाना है। वहीं हमें यह भी याद रखना है कि संविधान है तो स्वतंत्रता है, और संविधान नहीं है तो हमारी स्वतंत्रता अपने आप छिन जाएगी। इसलिए संविधान है तो स्वतंत्रता है, और संविधान से ही स्वाधीनता है, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। और जितना संविधान हमारा मजबूत चलेगा उतना ही लोकतंत्र हमारा मजबूत दिखाई देगा। इसलिए संविधान को अगर ये ठेस पहुंचाएंगे तो हमारे लोकतंत्र को भी ठेस पहुंचेगी। इसलिए इनसे बहुत सावधान रह करके हमें मुकाबला करना है। 15 अगस्त पर कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम के अपमान पर कांग्रेस पार्टी घिर गई है। बीजेपी ने वंदे मातरम के अपमान को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। बीजेपी ने पहले कांग्रेस का वीडियो जारी किया जिसमें राहुल गांधी वंदे मातरम के संपूर्ण गाने का विरोध कर रहे हैं। अब बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। बीजेपी ने कहा कि जब भी राष्ट्रहित की बात होती है तो कांग्रेस नेताओं को गुस्सा आता है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सोनिया गांधी गुस्से में थी, वो ऐसे अपराध जता रही थी जैसे अपराध हो गया हो। इसके साथ ही कांग्रेस इस मुद्दे पर बैकफुट पर है। पहले कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र का हवाला दिया, अब पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं किया गया। वंदे मातरम का विरोध सिर्फ वही मानसिकता के लोग कर सकते हैं जिनकी मानसिकता दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता है। और यही दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता का दृश्य हमने कल, जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। The opposition of Rahul Gandhi and Sonia Gandhi on the day of independence of Vande Mataram points towards the mindset of a dimagi naxal ecosystem mindset. ध्यान से आप देखिए, क्योंकि इसके बाद कई कांग्रेस पार्टी ने स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया। मैं फ्रेम बाय फ्रेम आपको यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता, अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए। जुलाई से जारी जल तबाही के मंजर अगस्त में भी तबाही मचा रहे हैं। अगस्त महीने के 15 दिन बीत गए, लेकिन सैलाबी अटैक से देश के कई राज्यों में हालात बद से बदतर बने हुए हैं। फिलहाल 12 राज्यों में बारिश और बाढ़ समेत लैंडस्लाइड के प्रहार से तबाही मची है। सिक्किम से लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीर सामने आई है। गांव के इलाके के 40 से ज्यादा घर इस वक्त डेंजर जोन में हैं। असम, अरुणाचल में भी बाढ़ का विकराल तांडव देखने को मिला है। अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 4 लोगों की जान चली गई और अभी भी कई लापता हैं। असम के बाद अब उड़ीसा में भी ग्राउंड पर हालात भयावह नजर आ रहे हैं। 6 जिले में भारी तबाही हुई है। 429 गांव डूब जाने के जोन में आ चुके हैं। लगातार बारिश और सैलाब और उसके अटैक से ग्राउंड पर हालात बेहद बदतर नजर आ रहे हैं। यूपी के सभी जिलों में तेज बारिश की चेतावनी है। लखनऊ में कुछ घंटों की बारिश से जल भराव हुआ है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी बारिश और बाढ़ से हालात विकराल हो चुके हैं।
धौलपुर में झरने में उफान के बाद कई लोगों की जान फंस गई। अब 2 लोग सैलाब की चपेट में आकर बह भी गए, जिन्हें रेस्क्यू किया गया। झारखंड, पंजाब, हरियाणा में भी तेज बारिश की चेतावनी दी गई और उत्तराखंड, हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 6 तस्वीरें हैं और 6 अलग अलग जगहों की हैं और यहां पर कहानी एक ही है, वो है प्रहार, जल प्रहार। देश के 12 से ज्यादा स्टेट बारिश और बाढ़ की चपेट में है। कुदरत के कहर और तबाही की खौफनाक तस्वीर नॉर्थ ईस्ट से आई है, जहां वेस्ट सिक्किम के रिम्बी और सिंगलिटम इलाके में भारी भूस्खलन हुआ है। अब चट्टानों के साथ यहां पर पेड़ भी नीचे की ओर खिसकने लगे। गांव के 35 से 40 घर, इस मकान के जो तस्वीर जहां से ली जा रही है उसके आसपास के करीब 40 मकान इस वक्त डेंजर जोन में हैं, जिसके बाद प्रशासन ने सभी घरों को खाली करने के लिए कहा है। 150 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। एहतियातन पूरे इलाके में निगरानी की जा रही है और किसी को भी भूस्खलन वाले यानी कि लैंडस्लाइड जोन में जाने की अनुमति नहीं है। प्रशासन आसपास के इलाके में भी लोगों को सावधान कर रहा है ताकि वो लैंडस्लाइड जोन इलाके में ना जाए। अब राजस्थान में बारिश और बाढ़ का भीषण प्रहार देखने को मिला। मूसलाधार बारिश के चलते धौलपुर में नदियां उफान पर हैं। धौलपुर से सैलाबी अटैक की डराने वाली ये तस्वीर सामने आई, जहां फेमस दमोह झरना से सैलाब के अटैक में लोग फंस गए। झरना देखने के लिए करीब 100 लोग यहां पर पहुंचे, तभी फ्लैश फ्लड की तरह अचानक पानी ज्यादा आ गया। चारों तरफ पानी भर गया। जो लोग बीच में मौजूद थे वो फंस गए, वो नहीं आ पाए किनारे तक। इस दौरान 2 लोग बह भी गए और पानी ज्यादा होने के चलते लोग उनको बचा नहीं पा रहे थे। चीख पुकार मच गया। अब देखिए ये तस्वीर है जहां पर एक शख्स कोशिश कर रहा है कि तैरता वो किनारे पे आ जाए और बड़ी मुश्किल से जब किनारे तक पहुंचा तो किसी ने उसको खींचकर किनारे की ओर लेकर गए और बाकी लोग जो मौजूद थे उनको बचाने के लिए पहले रस्सी, फिर स्थानीय लोगों ने किसी तरह से उनको एक एक करके बाहर निकाला। और यहाँ पर जो झाड़ यहाँ पर मौजूद है, इनको पकड़कर लोग काफी देर तक खुद को बचाते रहे। जब पुलिस टीम और साथ ही एसडीआरएफ की टीम को इस बारे में जानकारी मिली तो राहत और बचाव के काम में वो जुट गए और एक एक करके लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया। बात करते हैं उड़ीसा के मयूरभंज की, जहां पर पानी के चलते इतना ज्यादा हाहाकार मचा है कि अब पूरा इलाका सिर्फ पानी में ही डूबा नजर आ रहा है और जल समाधि जैसे इस पूरे इलाके ने ले ली है। हर तरफ पानी भरा हुआ है। नाव के जरिए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। ऐसी एक तस्वीर आपके सामने है इस वक्त। देखिए कि यहाँ पर आपको जो गाड़ी नजर आ रही है वो आधे से ज्यादा पानी में डूबी हुई है और उस वहां पर मौजूद लोगों को निकालने के लिए एक नाव ले जाया गया और जो वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची थी, रेस्क्यू टीम ने इस गाड़ी में मौजूद लोगों को बचाया और उन्हें किनारे तक लेकर आए। और लगातार ये पानी बढ़ता ही जा रहा था और ऐसा लग रहा था शायद ये पूरी की पूरी गाड़ी ही डूब जाएगी और देखते देखते कुछ ऐसा ही हुआ। अब देखिए कि वाटर लेवल कैसे लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, पानी का फ्लो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो यहाँ पर नाव गई है उसने बड़ी मुश्किल से बीच में फंसे इस गाड़ी से लोगों को निकाला है। और उसके साथ में देखिए आपको जो पेड़ पौधे नजर आ रहे होंगे, काफी पेड़ पौधे डूब चुके हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पानी के प्रहार से ये पूरा इलाका मयूरभंज का इस वक्त 2-4 है और लगातार जो बारिश हुई है, नदी का जलस्तर बढ़ा है, उससे जो बाढ़ आई है इसने काफी बड़े इलाके को अपनी चपेट में लिया है और कई गांव, सैकड़ों की तादाद में गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। उड़ीसा में करीब 10 जिलों में हालात बेहद ही खराब हैं। जाजपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर 9 गांव डूब चुके हैं। 10,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। सड़कों पर पानी बह रहा है, घर मकान सब डूबे हुए हैं। हर तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। यहाँ तक कि आप देखिए कि घरों के अंदर जो पानी घुसा है, अब जिनके पास 2 मंजिला मकान है वो तो ऊपर जाके रह सकते हैं, क्योंकि जो ग्राउंड फ्लोर है, देखिए ग्राउंड फ्लोर में तो लगभग कमर से ज्यादा ही पानी नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो सड़कें वहाँ करती थी, अब वहाँ पर नाव चल रही है। गाँव के
अंदर जो भी तस्वीर आई है, आप देखिए गांव के अंदर जो कुछ भी है सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। यहाँ पर मंदिर भी आप देख सकते हैं कि मंदिर का पूरा प्रांगण भी जो कॉम्प्लेक्स है वो पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से 10 ऐसे जिले हैं इस वक्त उड़ीसा में जो बाढ़ से काफ़ी प्रभावित हुए हैं और 400 से ज़्यादा गांव हैं जो पानी में डूब चुके हैं। 10,000 से ज़्यादा लोग तो सिर्फ जजपुर में ही डिस्प्लेस यानी कि जिनको प्रभावित होने के बाद दूसरे जगहों पर शिफ्ट किया गया है। और यही तस्वीर उड़ीसा के चाहे मयूरभंज हो या फिर जाजपुर हो, इन इलाकों से आ रही है। और रेस्क्यू की टीम जो है लगातार गांव का दौरा कर रही है कि जो लोग फंसे हुए या फिर जो लोग नहीं निकलना चाह रहे हैं, जैसे कि आपने देखा कि जिनके 2 मंजिला मकान है, पक्के मकान है, वो घरों पर ही हैं, तो उनको चाहे पानी चाहिए, खाना चाहिए, दवाई चाहिए, ये भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो लोग अपने अपने घरों में हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना आए। अब जाहिर सी बात है कि पानी भर जाने की वजह से बिजली संकट भी पैदा होता है और जो लोग घरों में अपने रह रहे हैं उनके पास बिजली भी नहीं होगी। उड़ीसा के बालासोर में भी सैलाब की तस्वीरें सामने आई हैं और आप देखिए कि किस तरह से पूरा का पूरा जो ये मंदिर का प्रांगण है ये डूब चुका है। सड़कें सामने की पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। रिहायशी इलाकों में सैलाब के पानी ने लोगों के घरों को काफ़ी प्रभावित किया है और लोगों के घर डूबे हुए हैं। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं जो इतना पानी भरा है उसका भी ये आनंद उठाते हुए नज़र आ रहे हैं और जो छलांग लगाई जा रही है, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी होता है क्योंकि आप देखिए मटमैला पानी है, नीचे क्या है किसी को नहीं पता है। अब दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पूरा मंदिर, उसके आसपास का इलाका, जो सड़क है वो पूरी तरह से जल समाधि ले चुका है। अब आपको नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश लेकर चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई है, काफ़ी तबाही भी हुई है। दिबांग घाटी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अचानक बाढ़ आने की वजह से सेना के 2 अस्थायी शेल्टर बह गए। अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है, कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। अपर सुबनसिरी जिले में रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जहां पर लैंडस्लाइड भी हुआ। पहाड़ी का मलबा अचानक सड़क पर काम करे मजदूरों के ऊपर आके गिर गया, जिसके चलते वो उसमें दब गए, मलबे में दब गए। कुछ लोगों को बचा लिया गया, कुछ लोग नहीं बचाए जा सके। मलबे को हटाने के लिए लगातार देखें हाथों से काम किया जा रहा है क्योंकि जो नदी का पानी बढ़ा है और तेज बहाव आया है उसने मिट्टी का कटान किया है जिससे आधी सड़क बह चुकी है। अब इस सड़क को बनाना फिर आगे रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल काम है। और ये जो पुल भी आप टिका हुआ आप देख रहे हैं कि गनीमत है कि पुल अभी भी टिका हुआ है और जो पानी है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ महीने से जब से मानसून ने दस्तक दी है लगातार बारिश हो रही है। अरुणाचल के अलग अलग इलाकों में काफ़ी तबाही हुई है और बताया जा रहा है कि काफ़ी सालों बाद इस तरह से लोगों ने यहाँ पर इतनी तबाही देखी है, इतनी बारिश हुई है जिसका असर अब वहाँ के लोगों के जनजीवन पर पड़ा है, लोगों के जीवन पर पड़ा है। सड़कें यहाँ पर बह जा रही हैं, लैंडस्लाइड की वजह से गांव यहाँ पर तबाह होते जा रहे हैं, लोगों के मकान यहाँ पर मलबे में दबकर ख़त्म होते जा रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। कई इलाकों का संपर्क टूट गया है और ख़ास तौर पे अरुणाचल प्रदेश क्योंकि ये सरहदी इलाका है और चीन के साथ सटा हुआ इलाका है तिब्बत के साथ, तो ऐसे में यहाँ पर सेना की जो मूवमेंट है और सेना की जो जवान यहाँ पर तैनात है उनके ऊपर भी लगातार खतरा बना रहता है। जैसा हम बता रहे हैं कि दिबांग में 2 सेना के अस्थायी कैंप्स इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं। अब एमपी के 12 जिलों में भी आज तेज बारिश की चेतावनी दी गई है और यहां पर भी हो सकता है कि कुछ इलाकों में पानी ज्यादा आने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन जाएं। अब आपको हम दिखा रहे हैं सीहोर की तस्वीर जहां पर भारी बारिश के बाद जो आप ये डैम देख रहे हैं, ये चेक डैम बना होता है छोटा छोटा, ये चेक डैम्स पूरी तरह से ओवरफ्लो हैं। इतना ज़्यादा पानी आया है कि चेक डैम को पार करते ऊपर से पानी बहने लगा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीहोर में पानी की जो कमी होती है शायद अब कमी पूरी हो जाए, लेकिन पानी इतना आया है कि इसके वजह से अब लोगों की ज़िंदगी पर भी असर पड़ेगा। जो गांव हैं, जो खेत खलियान हैं, वो पानी में डूब जाएंगे जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ेगा, आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। अब लगातार बारिश होने की वजह से ही मौसम की जो मार पड़ी है उसी का नतीजा है कि ये देखने में तो मंजर बहुत खूबसूरत है, तस्वीरें बहुत खूबसूरत है, लेकिन उतना ही ख़तरनाक है कि लगातार अगर इतनी बारिश होती रही है तो आप समझ सकते हैं कि निचले इलाकों में जहाँ से ये नदी गुजर रही है उसके आसपास के इलाके में क्या होगा। जो खेत खलियान है डूब जाएंगे, फसल बर्बाद हो जाएगी, काफ़ी नुकसान होगा जो किसान वहाँ पर इस वक्त हैं। तो सीहोर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी लगातार बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया गया है। अब आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ भी बारिश हुई है। 5 घंटे लगातार बारिश के बाद आप देख सकते हैं कि क्या पूरी तरह से नालियाँ चौक हो चुकी हैं, पानी ओवरफ्लो हो गया है, सड़कों पर पानी आ गया है। अब जिसके चलते जो सड़कें हैं उसमें वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हो गई है।
अब जो जा सकते हैं वो तो जा रहे हैं, लेकिन जो नहीं जा सकते हैं उनके लिए अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आप नाव लेके जाइए या फिर कोई आपको यहाँ से लेकर जाए। अब लोगों को देखिए अपनी गाड़ियाँ धकेल कर ले जानी पड़ रही है, क्योंकि जो साइलेंसर में अगर पानी चला गया तो फिर वो गाड़ी चलेगी नहीं। आप देख सकते हैं कि टू व्हीलर्स जो निकाल के ले जा रहे हैं गाड़ी, उनके लिए ये सड़कें ख़तरनाक हैं, क्योंकि पानी अगर चला गया अंदर। और देखिए यहाँ पर जो आपके सामने एक गाड़ी गुजर रही है, इस गाड़ी का भी लगभग सामने का पूरा हिस्सा डूबा हुआ है, टायर पूरी तरह से डूबे हुए हैं, क्योंकि लगातार 5 घंटे के बारिश के बाद निकासी नहीं हो पाई है पानी की। अब उत्तराखंड की तस्वीर आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अनुमान है, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 से 5 दिनों तक मानसून के यहाँ पर सक्रिय रहने का भी अलर्ट किया गया है, और यही वजह है कि इस वक्त उत्तराखंड में जो नदियाँ हैं वो पानी से भरी हुई हैं। ज़्यादातर जगहों पे पानी इतना ज़्यादा है कि खतरे के निशान को पार कर चुकी है। बागेश्वर में ज़बरदस्त बारिश हुई, जिसके बाद आप देखिए कि कितना पानी यहाँ पर भर गया। इस साल 1300 मिलीमीटर बारिश हुई है, 1300 मिलीमीटर, जो सालाना औसत से 141% ज़्यादा है। अब पहाड़ों में बारिश होती है, जिसकी वजह से 12 महीने इन नदियों के ज़रिए पूरे भारत को, यानी मैदानी इलाकों में पानी आता रहता है। लेकिन जब एक हद से ज़्यादा पानी आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि पहाड़ी इलाकों में भी जो लोग रहते हैं उनके लिए कितनी खतरा पैदा हो गया, उनके लिए कितनी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। अब आपको हम प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर भी दिखा रहे हैं, जो तेजी से बढ़ती जा रही है। उफान पर है दोनों नदियां, घाट डूब चुके हैं। आसपास के जो निचले इलाके हैं वहां पर भी पानी भरना शुरू हो गया है, और बाढ़ की स्थिति के बीच प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को नदी किनारे ना जाने की हिदायत दी गई है। जहां सूखा हुआ करता था, आप देख सकते हैं वहां पानी भर चुका है। यहां तक लोग आके यहाँ पर संगम में डुबकी लगाते थे, लेकिन इस वक्त जहाँ पर सूखा था वहाँ पर भी पानी भर चुका है। आसपास के जो मैदान भी आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर कभी पानी नहीं होता था, यहाँ पर जो मवेशी हैं घास चढ़ने जाते थे वो भी पानी में डूब चुके हैं। क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार जो बारिश हो रही है उसी का असर है कि मैदानी इलाकों में, चाहे वो गंगा जी हो, यमुना जी हो, यहाँ पर नदी का जो जल स्तर है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी खूब बारिश हो रही है। डोडा में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया है, और आप देखिए भदरवा इलाके में जब फ्लैश फ्लड आया तो क्या हाल हुआ। लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई, अपनी गाड़ियों को किनारे लगाया, और तेजी से जो पानी और मलबा नीचे आता है ये बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर्स भी लेकर आता है, पत्थर लेकर आता है। और यही वजह कि ये अपने साथ चाहे गाड़ी हो या फिर मकान अगर कमज़ोर है, मकान की नींव अगर कमज़ोर है तो वो भी साथ में बहा कर ले जाए। और बादल फटा हो। अगर आपने सुना, इसमें वीडियो में वो बता रहे हैं कि ऊपर बादल फटा है, और बादल फटने के बाद ही अचानक फ्लैश फ्लड आया है। ये पहलगाम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहलगाम बहुत ही खूबसूरत जगह है, टूरिस्ट इलाका है, और यहीं से अमरनाथ की यात्रा के लिए लोग जाते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए जो इस नाले के ऊपर पुल बना हुआ था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, तबाह हो चुका है, और पानी का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि पूरा का पूरा जो ये पुल है अपने साथ ही बहा कर ले गया, जिसके बाद ये पूरी कनेक्टिविटी टूट गई है। तो कुछ गाँव की कनेक्टिविटी जो मुख्य शहर है पहलगाम का, जो टाउन है, उससे कट गया है। अब लगातार इसे मरम्मत करने का काम चल रहा था, लेकिन फिर से बारिश हो गई ऊपर, फिर से पानी का स्तर बढ़ गया, बहाव बढ़ गया, और एक बार फिर से जो काम हुआ था वो बीच में रोकना पड़ा। और फिर से आपको हम डोडा की तस्वीर दिखाएंगे। अब पहलगाम की तस्वीर आपने देखी, डोडा की एक बार फिर से वो तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही भयानक तस्वीर है। डोडा में इससे पहले लगातार जो बारिश हो रही थी, फ्लैश फ्लड हुआ था, उसमें लोगों के मकान तबाह हो गए थे, काफ़ी गाँव को नुकसान पहुंचा। तो एक बार फिर से बादल फटने के बाद आप देखिए कि डोडा के टाउन के अंदर क्या हालात बने। अब झारखंड के बोकारो की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश के चलते डैम्स के सारे गेट खोल दिए गए हैं। तेनूघाट डैम पे भारी बारिश के चलते पानी का जो लेवल है लगातार बढ़ता हुआ चला गया, जिसके बाद तेनूघाट डैम के 2 दरवाजे हैं उनको खोल दिया गया, जिसके चलते नदी में पानी का लेवल बढ़ गया। अब जैसे ही डैम्स के गेट खोले गए और नदी में पानी का फ्लो बढ़ा, तो आगे जो इलाके हैं, जो गांव पड़ते हैं, उनको भी इत्तला दी गई है कि बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। उन इलाकों में अब पानी घुस सकता है। अब इसलिए किया गया क्योंकि डैम पूरी तरह से ओवरफ्लो कर रहा है। अब आपको हम हरियाणा के अंबाला की तस्वीर दिखा रहे हैं। बारिश से मौसम बहुत ही खुशगवार हुआ, लेकिन पानी भर जाने की वजह से जो कम्यूटर्स हैं, जो लोग बाहर निकले हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जो डिलीवरी करने जाते हैं
वो भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि पानी से निकलना उनके लिए बड़ा खतरनाक होता है। कहाँ पर गड्ढे हैं नहीं पता है, साथ ही साथ कुछ जगहों पे पानी इतना ज़्यादा होता है कि गाड़ी के अंदर पानी चला जाता है, जिससे गाड़ी ख़राब हो जाती है। और कुछ लोग आप देख सकते हैं कि उनको ये देखना पड़ता है कि आखिर कहाँ से निकलें। अब बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश के सीतापुर की, जहां पर 4 दिन से लापता नाबालिग का शव पेट से लटका मिलने के बाद एक्शन तेज हो गया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपी को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ हो रही है। तो वहीं पर लापरवाही के आरोप में चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया और थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीतापुर कोतवाली देहात के सहरोई गांव में 11 अगस्त की शाम से लापता किशोरी की डेड बॉडी मिली। 14 अगस्त को गांव के ही मजार के पास एक पेड़ से लटकते हुए शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह फंदे से लटककर होने की पुष्टि हो चुकी है। मामले में पुलिस ने मोहम्मद इलियास, रईस और सलमान उर्फ अरमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिनको अरेस्ट कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। 4 दिन से बेटी हमारी गायब रही। दरोगा जी कहते रहे ढूंढो ढूंढो, अपने आप सिपाही ने कोई गलती साहब ना भाई हमारी मदद की। दरोगा जी की कोई ध्यान नहीं दी। कैसे क्या लटकी भाई इलियास, अफसर और रईस और सलमान, ये मार के लटका दिया। 8 मिनट 13 सेकंड बात की रहे फोन पर। उसके बाद से हमारी बेटी गायब हो गई, फिर नहीं मिली। मांग उनका सजा होनी चाहिए, लिखा जाए भैया। सीतापुर में मृतक लड़की के परिजनों का आरोप है कि किशोरी के लापता होने की सूचना पुलिस को देने के बावजूद नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। परिजनों ने कचनार चौकी इंचार्ज पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। पुलिस की भूमिका को लेकर सवालों के बीच चौकी इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वहीं पर थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश भी दे दिए गए। 15 अगस्त को एक लड़की का शव कोतवाली देहात के कब्रिस्तान के पेड़ से लटका हुआ मिला था। तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव का पंचायतनामा भरकर पैनल से वीडियो रिकॉर्डिंग कराते हुए पीएम हित भेजा गया, जिसका अभियोग थाना कोतवाली देहात में पंजीकृत है। मुकदमे में नामजद तीनों अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पैनल की पीएम रिपोर्ट के अनुसार एंटीमार्टम हैंगिंग आई है एवं शव 3 दिन से अधिक पुराना बताया गया है। इस संबंध में बढ़ती गई लापरवाही का संज्ञान लेते हुए चौकी इंचार्ज कचनार को निलंबित करते हुए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के विरुद्ध जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और सीतापुर में मामला तूल पकड़ने पर भीम आर्मी संगठन भी सड़क पर उतर आया। लापरवाही के मामले पर पुलिस पर सख्त एक्शन लेने की मांग की, साथ ही लड़की की मौत के मामले में भी जांच के बाद उचित कार्रवाई करने की डिमांड रखी गई। ये मामला 11 तारीख को एक लड़की 4 बजे अपने घर से गायब हुई, जिसको पुलिस को जानकारी दी गई परिवार के द्वारा, लेकिन पुलिस ने उस पर संज्ञान नहीं लिया। 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख लगातार पुलिस से मिलते रहे। पुलिस ने बोला कि आप लड़की को खोजिए, मैं भी प्रयास कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में पुलिस के द्वारा बहुत हीलावाली की गई, कोई भी उसमें जांच नहीं की गई, जिससे लड़की का शव कल मिला है। और खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां पर धूमनगंज के हरवारा इलाके में 2 पक्षों की मारपीट के दौरान एक पक्ष की तरफ से फायरिंग की गई। फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से पत्थर भी फेंके जा रहे थे और इसी दौरान एक युवक ने कट्टे से फायरिंग कर दी। जब मामले की शिकायत के बाद धूमनगंज पुलिस ने गोली चलाने वाले युवक नबील को गिरफ्तार किया, तो नबील पर पहले से ही कई मुकदमे होने की बात सामने आ गई। जो वीडियो सामने आया उसमें वो साफ साफ फायरिंग करता हुआ दिख रहा है। धूमनगंज थाने के प्रभारी धनंजय पांडे ने बताया कि गिरफ्तार युवक के कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं धूमनगंज की है, प्रयागराज की, जहां पर 2 गुटों में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने लगे और इसी दौरान एक पक्ष की ओर से एक शख्स ने अपनी बंदूक निकाली, यानी तमंचा निकाला, देसी तमंचा, और उससे फायरिंग कर दी। अब इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने जब कार्रवाई की तो इस शख्स के पास से ये तमंचा भी बर्बाद कर लिया गया और कारतूस भी बरामद किया गया। उसके बारे में और भी जानकारी मिली कि उसके खिलाफ कई और केस दर्ज है। अब जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बार फिर से आतंकियों के साजिश को नाकाम कर दिया। पुंछ के सूरकोट इलाके में ऑपरेशन में बड़े आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया गया है।
और इस दौरान आतंकी अड्डे से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ है। विस्फोटक भी मिला है। आतंकी ठिकाने से 6 IED, एक कम्युनिकेशन वायरलेस सेट और AK-47 राइफल के साथ 7 राउंड गोलियां मिली हैं। फिलहाल पूरे इलाके में आतंकियों की तलाश की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि कब से यहां पर ये हथियार छुपा के रखे गए थे और अगर छुपा के रखा गया था तो इनका मकसद क्या था, क्योंकि 6 IEDs मिली हैं, यानी बॉम्ब्स मिले हैं जिनको सिर्फ प्लांट करना था। सुरक्षा बलों ने खुफिया इनपुट के आधार पर सूरनकोट सेक्टर में तलाशी अभियान चलाया। इस सफल ऑपरेशन में भारतीय सेना की 16 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय रिजर्व बल की 38वीं बटालियन शामिल थी और इस ज्वाइंट ऑपरेशन में 6 IED बरामद की गई और 6 IED का मतलब है 6 बॉम्ब्स इन्होंने तैयार करके रखे थे जिसका इस्तेमाल किया जाना था और साथ ही यहां से एक असॉल्ट राइफल AK-47 भी मिला है, जिसके बाद अब इस पूरे इलाके की जो तलाशी है बढ़ा दी गई है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार यहां पर ये हथियार, गोला बारूद कैसे लाया गया। वैसे लगातार जैसे अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली थी उससे बहुत पहले से ही जो सुरक्षा बल हैं पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में एक्टिव हो चुके थे। लगातार वो सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, ऑपरेशन चल रहा था और उसी का नतीजा है कि अभी भी ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस तरह की घटनाओं को होने से पहले, यानी कि अप्रिय घटनाओं को होने से पहले ही रोका जाता है। जब 6 बॉम्ब्स मिले तो आप समझ सकते हैं कि साजिश कितनी बड़ी थी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां एक डिलीवरी बॉय को 5 मिनट की देरी से ऑर्डर पहुंचाने का काफी महंगा उतारना पड़ा कर्ज। ऑर्डर देने वाले शख्स ने घर में बंद करके डिलीवरी बॉय की जमकर पिटाई कर दी। हैरानी की बात तो यह रही कि इस मारपीट में ऑर्डर देने वाले शख्स की पत्नी ने भी उसका साथ दिया। महज 5 मिनट लेट पहुंचने पर उसको यह खामियाजा भुगतना पड़ा, उसे पीटा गया। यह तस्वीर आप देख रहे हैं मेरठ की। आप सोचिए कि आपके घर में डिलीवरी बॉय आया है और जो ऑर्डर है 5 मिनट लेट हो गया और मान लिया कि 10 मिनट भी लेट हो गया, तो उसका रवैया क्या है। देखिए जिनके ऑर्डर को लेकर वो पहुंचा था। क्या मानता है आपको? क्या मान रहा है आपको? दरवाजा नवाब है, नवाब उतार 2 मिनट में भी उतारो, नवाब भी नवाब उतारू, रिकॉर्डिंग ऑर्डर सब निकाल 2 मिनट से पहले, समझ गया? चलो हो जाना नहीं मत कहा तो यहां पर आपने देखा कि किस तरह से जो शख्स है वो पहले उसको बोलता है कि देरी से क्यों आया है, उसके बाद उसके साथ बहस होती है और बहस होने के बाद उसके ऊपर हाथ उठाया जाता है। डिलीवरी बॉय ने पिटाई करने वाले की पत्नी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन महिला मदद करने के बजाय अपने पति को डिलीवरी बॉय के घर के अंदर ले आने के लिए कहा, क्योंकि बाहर शोरगुल से आसपास के लोग आ सकते थे और फिर लॉबी में लगे CCTV कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। लेकिन वो भूल गए कि अब तक की यह घटना CCTV में रिकॉर्ड हो चुकी थी। मेरे पास एक ऑर्डर आता है जो कि 9:45 के आसपास आया था शायद, या 50 के आसपास जो भी आया था। तो इनका ऑर्डर 5 मिनट डिले हुआ था क्योंकि यहाँ पे आइटम ढूंढ रहे थे, इस वजह से डिले हुआ था। तो यहाँ इनका कॉल आता है कि 15 मिनट से मेरा ऑर्डर आया नहीं है। आपको हम सीधे अब राजस्थान लिए चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर हैं और इस वक्त वो एक सभा को संबोधित कर रहे हैं कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए और जरा भी शर्म बची है तो 2 हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मित्रों, आज अटल जी की पुण्यतिथि है। मैं यहां आया हूं तब आज देश भर के सभी लोग अटल जी को श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री जी सभी ने आज दिल्ली में अटल जी को श्रद्धांजलि दी है। हम सब ने भी आज ये इनकी नवनिर्मित प्रतिमा के सामने नतमस्तक होकर अटल जी का देश के विकास में, देश की सुरक्षा में जो योगदान था उसको याद किया है। अटल जी ने बाल्यकाल से ही अटल जी ने बाल्यकाल से ही राष्ट्रभक्ति के रास्ते पर चले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने,
जनसंघ के कार्यकर्ता बने और सिर्फ 33 साल की आयु में बलरामपुर से सांसद चुने गए। तो यहां पर आप गृह मंत्री को सुन रहे थे, जिन्होंने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि कल 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम राष्ट्रगीत का अपमान किया गया और इसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए देशवासियों से।